हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो देखते हैं पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स? ए जिंक, बी फॉस्फोरस, सी सल्फर, डी ऑक्सीजन। अब थिन शीट्स में बनने की प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, नॉन मेटल्स को हम लोग थिन शीट्स में नहीं बना सकते। तो इन सब में से फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन हमें पता है नॉन मेटल्स है। बस जिंक की भैया ऐसे है जो मेटल है, तो बस इन्हीं को हम थिन शीट्स में बना सकते हैं। तो हमारा आंसर जिंक है। तो देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ए ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल होने की, पर सभी मेटल्स नहीं होते, एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि सोडियम, मर्क्यूरी। सोडियम तो सॉफ्ट है, कैसे बनेगा वायर में? मर्क्यूरी लिक्विड है, वो भी नहीं बना सकते हम लोग वायर में। तो ये तो गलत हो गया भाई, तुम गलत हो। चलो नेक्स्ट, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। ये तो अलग ही हो गया, नॉन मेटल्स तो डक्टाइल होते ही नहीं है। ये बोल रहे सभी नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ये भी गलत है। अब जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, हाँ जनरली, सभी नहीं होते पर जनरली मेटल्स डक्टाइल होते हैं, करेक्ट। तो ये करेक्ट है। अब देखते हैं लास्ट वाला भी, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। वही बात फिर से, अब नॉन मेटल्स होते ही नहीं है डक्टाइल, तो सम कैसे होंगे? ये भी गलत है। तो हमने इसमें से करेक्ट ये ढूंढ लिया है हमारा सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फिल इन द ब्लैंक्स। ए फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि अगर फॉस्फोरस को हम लोग ऐसी एयर में रख देंगे तो वो उसको आग लग जाती है भाई, रिएक्टिव है, रिएक्टिव नॉन मेटल। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। तो हमने ये भी चैप्टर में पढ़ा है कि मेटल्स हीट को कंडक्ट करते हैं अच्छे से, तो गुड कंडक्टर्स हो गए। और किसको कंडक्ट करते हैं अच्छे से? इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। फिर आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। अब हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा है जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स डाले हुए होते हैं। तो होता क्या है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है और कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। अब इसमें आयरन नेल से आयरन कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, बस आयरन इज मोर रिएक्टिव। फिर मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। तो ये भी हमने पढ़ा है, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो चलो देखते हैं अगला सवाल। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। बिल्कुल गलत है, नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, तो इसीलिए ये गलत है, तो फॉल्स। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। हाँ, सोडियम को अगर ऐसे ही रख दो एयर में या फिर वाटर में तो आग लग जाती है, रिएक्टिव है, करेक्ट भाई, ट्रू। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। बिल्कुल गलत, कॉपर नहीं डिस्प्लेस कर पाता क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से, अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता तो डिस्प्लेस कर पाता। तो ये गलत है, फॉल्स। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अब ये पढ़ के आपको पता चल जाएगा कोल से वायर्स थोड़ी बनती है, नहीं बनती। अभी इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि कोल बना ही होता है कार्बन से, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, तो कैसे बनाएंगे कोल से वायर? गलत है भाई, फॉल्स। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज दी हुई है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे डिफर करते हैं इन प्रॉपर्टीज से? तो सबसे पहला है अपीयरेंस। हमें पता है मेटल्स शाइन करते, लस्ट्रस होते, नॉन मेटल्स बिल्कुल शाइन नहीं करते, नॉन लस्ट्रस होते। हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है सोडियम में और मर्क्यूरी जैसे, पर जनरली हार्ड होते। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते, इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। फिर प्रॉपर्टीज में तीसरा है मेलिएबिलिटी। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, हम इन्हें थिन शीट्स में बीट करके थिन शीट्स में बना सकते। नॉन मेटल्स को हम थिन शीट्स में नहीं बना सकते, नॉन मेलिएबल होते।
डक्टिलिटी, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, इनसे हम वायर्स बना सकते, इनसे नहीं बना सकते, नॉन डक्टाइल होते हैं नॉन मेटल्स। हीट कंडक्शन, मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करते हैं, ये तो भाई पुअर इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो देखते हैं अगला सवाल, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ए, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, आपने देखा ही होगा, यहाँ पर भी देख रहे हो कैसे मस्त एकदम बॉइल्ड पोटैटोज एल्यूमिनियम फॉइल में रैप्ड हुए हैं। तो ऐसा क्यों भाई? क्योंकि एल्यूमिनियम तो मेटल है, हमें पता है, और मेटल के पास खास प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबल होते हैं वो, थिन शीट्स में हम लोग उन्हें बना सकते। तो बस एल्यूमिनियम को हम एकदम थिन एल्यूमिनियम फॉइल्स में बनाते और उसे फूड को रैप करने के लिए यूज़ कर देते। अब देखते हैं अगला, इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। अब ऐसा क्यों? देखो, मेटल रॉड्स जो होते हैं, हमें पता है कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट अच्छे से, गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये मेटल रॉड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो पूरे मेटल रॉड में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उससे वो हीट होते हैं। हीट होने पर जिस लिक्विड में उन्हें हम लोग ने डाल के रखा है, उस लिक्विड को भी ये हीट कर देते, खुद की हीट उस तक पहुंचा देते। हमें पता ही है अच्छे कंडक्टर है हीट के भी, इसीलिए। तो बस इसीलिए हम लोग जो भी इमर्शन रॉड्स यूज़ करते हैं लिक्विड्स को हीट करने के लिए, वो हम इंश्योर करते हैं कि मेटालिक सब्सटेंसेस से ही बने हो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अब इसे समझने के लिए हमें वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, ऐसे निकाल सकता है बाहर, और वो कंपाउंड जो है, मतलब ये सब एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ओके, तो अब हमारा केस क्या है कि कॉपर जो है जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, सपोज ये ZnSO4 उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हमने, तो इससे डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि बेचारा कॉपर जो है ना वो लेस रिएक्टिव है। अगर वो लेस रिएक्टिव है तो उसके पास उतनी ताकत ही नहीं है जिंक को उड़ा के बाहर निकालने की, इसीलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अब देखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम है वो एयर में या फिर वाटर से के साथ मिलके बहुत विगरस रिएक्शन देते हैं, बहुत वॉयलेंट रिएक्शन देते हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देते, और इस पूरे रिएक्शन में हीट जनरेट होता है इतना ज़्यादा कि वो हाइड्रोजन जो गैस है हमारा, पता है हमें, कंबस्टिबल है, वो हीट को पकड़ लेता है और सोडियम और पोटेशियम जलने लगते। बस इसी चीज़ की वजह से इन्हें हम सेफली स्टोर कर पाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो ऑक्सीजन या फिर वाटर के साथ का कॉन्टैक्ट कट करवाना पड़ेगा। तो कैसे करवा सकते हैं हम? केरोसिन में स्टोर करके, इसीलिए हम इन्हें केरोसिन में डाल के रख देते हैं। नेक्स्ट सवाल, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। तो हमें तो पता है कि नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब एल्यूमिनियम भी हमारा मेटल है, पिकल में जो एसिड होंगे ये एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसका मतलब वो एसिड को के साथ रिएक्ट करके पिकल को खराब कर रहा है यार। तो इसीलिए हम नहीं स्टोर कर सकते लेमन पिकल को एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद द यूजेस गिवन इन कॉलम बी। तो मैचिंग का गेम खेलना है बस, तो चलो खेलते हैं। तो गोल्ड का यूज कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर सबसे अच्छा? ओह, ज्वेलरी, बहुत प्यारे होते हैं ना गोल्ड के ज्वेलरी। फिर आयरन कहाँ पे यूज होता है? देखो 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 देखो, ओह, मशीनरी में आयरन के मशीन्स बनते हैं। चलो कर दिया मैच। एल्यूमिनियम अब भी पढ़ा था हमने, रैप करने के लिए फूड, एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज करते हैं हम। कार्बन, कोल, कोयले को जलाते हैं एज अ फ्यूल, तो देखो ओह मिल गया फ्यूल। और बचे क्या अभी? थर्मोमीटर्स और इलेक्ट्रिक वायर। अब कॉपर को तो हम लोग नहीं यूज़ करते थर्मोमीटर में, कॉपर की तो हम इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं, और हमें पता है कि मर्क्यूरी लिक्विड होने की वजह से हम इसे थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं। हो गया मैचिंग का गेम खत्म। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, व्हाट हैपन्स व्हेन ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट? राइट वर्ड इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। अब कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या लिखेंगे? जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम पोर करते हैं ना कॉपर प्लेट पे, तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कॉपर रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो देखते हैं नेक्स्ट, बी, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या होगा? राइट वर्ड इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो हमें पता है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो क्या करता है, ये जो आयरन नेल्स है
इसमें जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो कॉपर डिस्प्लेस होने की वजह से ऐसे बाहर निकल जाता है, भैया कॉपर बाहर निकल जाओ बोल देता है वो उसे प्यार से एकदम, और खुद यहाँ पर बैठ के आयरन सल्फेट सोल्यूशन बना देता है कुछ ऐसे। अब ये आयरन सल्फेट सोल्यूशन कुछ ऐसे ग्रीन कलर का दिखता है, और जो कॉपर बाहर निकल गया है वो डिपॉजिट हो जाता है नीचे ऐसे। अब वर्ड इक्वेशन बोलोगे तो यही है उसका वर्ड इक्वेशन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब उसको निकाल दिया तो बन जाएगा आयरन सल्फेट सोल्यूशन, और कॉपर निकल गया बाहर तो प्लस कॉपर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. A. How will she find the nature of the gas? B. Write down word equations of all the reactions taking place in this process. अब गैस का नेचर ढूंढने के लिए जो भी हम लोग ने गैस कलेक्ट किया है उसमें हम लोग पानी ऐड कर देते। अब पानी ऐड करने के बाद उसे अच्छे से शेक करते ताकि वो घुल जाए, और उसके बाद हम उसको ब्लू या फिर रेड लिटमस से टेस्ट करते ताकि उसका हम लोग नेचर ढूंढ पाए। अब इस केस में सलोनी ने क्या किया था, हमारे नन्हे मुन्ने सलोनी ने चारकोल ले लिया, उसे जला दिया तो ऑक्सीजन होगा ही। तो चारकोल में कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ जला दिया तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अब ये गैस उसने कलेक्ट किया टेस्ट ट्यूब में। अब इसमें हम लोग ने पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, गैस रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब नाम से पता चल रहा है, फिर भी इस सॉल्यूशन को जब हम टेस्ट करेंगे ब्लू या फिर रेड लिटमस से तो हमें पता चलेगा कि जो ब्लू लिटमस है ना वो रेड हो रहा है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो जो जिस गैस से वो बन रहा है उसका नेचर भी एसिडिक ही होगा। बस अब वर्ड इक्वेशंस लिखने हैं इसके, तो सलोनी क्या किया था, चारकोल लिया था, मतलब कार्बन लिया था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया था, पानी में डाल दिया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, गैस को कलेक्ट करके उसमें पानी डाल दिया था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। तो देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल। वन डे रीटा वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विथ हर मदर. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day, when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? चलो बताते। तो कभी भी गोल्ड स्मिथ्स क्या करते, ऐसे ज्वेलरी को पॉलिश करने के लिए एक्वारीजा नाम का सोल्यूशन यूज करते। वो क्या करते, इस सोल्यूशन में गोल्ड को डिप कर देते। अब एक्वारीजा होता क्या है, 1:3 रेशियो में अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे या फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस टू कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको लेंगे तो हमें ये सोल्यूशन मिल जाता है। इसका मतलब 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे। तो हम आते हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। तो ये डिप कर दिया ज्वेलरी एक्वारीजा में, तो होता क्या है, जो आउटर लेयर होता है ज्वेलरी का वो डिजॉल्व हो जाता है, वो डल होता है, और डिजॉल्व होने के बाद जो इनर लेयर होता है वो एक्सपोज होता है। अब वो इनर लेयर शाइनी होता है, इसीलिए हमें पॉलिश दिखते हैं ज्वेलरी। पर ये पॉलिश करने के चक्कर में जो आउटर लेयर हम लोग ने डिजॉल्व करवा दिया ना, इसी के वजह से ज्वेलरी का वेट कम होगा, इसीलिए इनको स्लाइट लॉस महसूस हुआ वेट में उनकी ज्वेलरी में। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देख लिए। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।